Hello everyone, welcome to PW Only S. I hope all of you are doing great. So my name is Manjeet and today what I will try to do is I will try to answer a very simple question for you, that is why RBI grade B. ठीक है, सो पहले इस क्वेश्चन पे आने से पहले लेट्स टेक अ मोमेंट एंड जस्ट इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन जहां पे आप हेल्प क्या कर रहे हो उस इंस्टीट्यूशन की ऑन अ डेली बेसिस. यू आर ट्राइंग टू हेल्प दैट इंस्टीट्यूशन टू मेक दी बेटर monetary policies for the country. You are also helping the institution in making better decisions so that the financial stability of the country is ensured. आप सारे जो भी डिसीजंस हो सकते हैं जो फ्यूचर में जाके हमारी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं उसमें भी हेल्प कर रहे हैं. तो पहली बात तो ये इंस्टीट्यूशन है क्या? दिस इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और यहाँ पे जो लोग हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, दोज आर द ऑफिसर्स वर्किंग देयर. सो सिमिलरली एक और एग्जाम है जहां से आप एंट्री ले सकते हैं इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यू कैन हेल्प शेप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन बिकम्स how you can change this imagination into reality and how we at PW can help you achieve this, right? So बहुत ही एक अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट है. क्यों? एक करियर में आप ढूंढते क्या है? You think of three things, right? कि आपको इन्फ्लुएंस चाहिए, you need a purpose to work and you need prestige, है ना? अब पर्पस इससे बड़ा हो नहीं सकता है कि you are helping to shape the economy of the country, right? आप इन्फ्लुएंशियल भी हो क्योंकि you are helping an institution to make such big decision जो आप एक एक इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री को इंपैक्ट करने वाला है ना? एंड प्रेस्टीज पर्क्स दैट वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होगा, क्या होगा, उससे पहले पता होना चाहिए एग्जाम है क्या. एग्जाम क्या है वो पता होने के बाद हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एज आई टोल्ड यू, this is one of the most prestigious government exam in India, offering the opportunity to work in the country's central banking institution at the policy and regulatory level. ठीक है, आप day in day out you will help the institution to make better decisions, right? So ये तो हो गया responsibilities. ठीक है, एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिटेल में देख लेते हैं. आपको डे इन डे आउट काम क्या क्या करना पड़ सकता है वहां पे. ओके, सो serving as an RBI grade B officer places you at the core of India's financial system where you can contribute directly to policy making, जैसा कि मैंने बताया, regulation and economic stability of the country. ठीक है, different tools हैं जिनकी मदद से आप ये सब चीजें इंश्योर कर सकते हो. So what are the responsibility of the officers working there in the RBI? So first of all, framing and implementation of the monetary policy as discussed. अभी मैंने आपको इसके बारे में बात की. दूसरी बात, regulation and supervision of the financial institutions, banking. ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह की सबका जो सुपरविजन होता है, सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं, कहीं कोई फ्लॉज तो नहीं है, और कैसे वाटर टाइट की जा सकती है सारी चीजें. ऑल दोज थिंग्स आर also responsibilities of these officers. Currency issuance and management. ओके, कितना प्रिंट होगा, कब प्रिंट होगा, कहां प्रिंट्स होंगे, राइट? और मैनेजमेंट कैसे होगा सिस्टम का, those are also their responsibilities. Economic research and policy inputs. फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, what can make our system better, right? All these things. Okay, managing government accounts, major accounts and public debt. Right, these are the responsibility of these officers. So अगर आप चाहते हो कि you help India in gaining more economic growth, right? So these are the important decision which a country needs to sort out. तो आप इन सभी में हेल्प कर सकते हो कंट्री के, राइट? तो आपका एम अगर है, सपोज आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड योर एम इज टू हेल्प द कंट्री ग्रो, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वन वे इन विच यू कैन हेल्प द कंट्री ग्रो. ये तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात. ठीक है, इन्फ्लुएंस आ गया, पर्पस आ गया. नाउ प्रेस्टीज कैसे, है ना? सो लेट्स लुक एट द पर्क्स व्हिच एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर गेट्स. सो बेसिकली द बेसिक पे स्टार्ट्स एट 55,200 पर मंथ. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 1 लाख यू कैन से 20,000 इंक्लूसिव ऑफ वेरियस अलाउंसेस सच एज डीए एंड हाउस रेंट अलाउंस, राइट? ठीक है, What are other benefits? एक तो हो गया पे,
अगर आप देखोगे क्यूमुलेटिवली इट्स ऐड टू अ सब्सटेंशियल अमाउंट। एक ग्रेजुएट भी जो आईआईटी से ग्रेजुएट होगा शायद उसको भी इतना पैसा नहीं मिलता विच इज ऑन दी ऑफरिंग थ्रू दिस एग्जाम। सो यू कैन सी दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट। दूसरे क्या बेनिफिट्स है, हाउसिंग, हाउसिंग भी इज प्रोवाइडेड टू यू, मेडिकल बेनिफिट्स, राइट, लीव, travel concessions, right, and then loans at concessional rates, right. So all these perks are available to you when you are an officer in RBI. Okay, next thing is more benefits. और क्या क्या हो सकते हैं benefits आपके लिए, ठीक है, when you are working as an officer in RBI, तो these are the benefits। देखो, accommodation, housing की बात हमने की, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस फॉर व्हीकल मेंटेनेंस यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो आप अगर किसी भी कार को यूज कर रहे हैं फॉर योर ऑफिशियल पर्पसेस तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा है, एक्सपेंस है, दोज विल बी रीइंबर्स्ड, राइट। यू विल गेट न्यूज़पेपर एंड टेलीफोन चार्जेस, you will get book grants and allowance for furnishing your residence. Okay, so these are the perks available. Also dispensary facility, reimbursement of medical expenses, अभी medical expenses आपके covered हैं, those things I have already discussed. उसके बाद interest free, festival allowance, leave, travel allowance, loans. So you can see these many perks. तो जो prestige की बात है, that is because of these things कि आपकी जो भी requirements हैं, राइट, पर्सनली जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी दोज विल बी टेकन केयर ऑफ। आपको सिर्फ जाके प्रॉपरली काम करना है, यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑल्सो एज सैलरी। सो आपकी जो भी दिक्कतें होंगी वो सारी की सारी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। सो यू कैन सी के करियर से आपको और क्या चीज चाहिए होती है, राइट। यू आर डूइंग अ जॉब विच इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग द कंट्री, ठीक है, पर्पज ही कितना बड़ा है, राइट। इन्फ्लुएंस, जो डिसीजन मेकिंग है दैट विल इन्फ्लुएंस द होल कंट्री, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस भी है एंड दी प्रेस्टीज बिकॉज यू कैन गेट ऑल दीज पर्क्स। तो ये तो बात हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, पर्क्स की, राइट। व्हाट एल्स डू यू वांट इन अ करियर, राइट। प्रोग्रेशन भी होना चाहिए कि इफ आई एम गेटिंग इंडक्टेड एज एन ऑफिसर तो मैं आगे किस किस तरीके से बढ़ सकता हूं, ठीक है। सो इफ यू सी, इफ यू कंटिन्यू टू वर्क इन आरबीआई बाय सिंसियरली, डेडिकेशन वो तो जरूरी है भाई, काम नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। So RBI grade B officer can go up to ED level, DG level. So you will start at manager level, then you can hop to AGM, then DGM, then GM, then CGM, and then principal chief general manager. And in some cases you can go to ED level, right? So there is progression also. आप हर 3-4 साल में आपका प्रमोशन ड्यू होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, राइट। वो तो जरूरी है, आप कैसे काम कर रहे हैं वहां पे, दैट विल डिसाइड कि आप कितना आगे तक जा सकते हैं, राइट। सो दिस एग्जाम प्रोवाइड्स यू अ क्लियर करियर प्रोग्रेशन ऑल्सो। आपको सोचना नहीं है कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू वर्क, आप अपना काम करो और एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो इन अ नटशेल व्हाट इज दिस एग्जाम। अगर आप एक समरी बनाना चाहो कि एग्जाम के थ्रू आपको क्या क्या मिल रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी टू असेंड थ्रू रैंक्स फ्रॉम मैनेजर टू डेप्यूटी गवर्नर बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस, राइट। यू कैन गो ऑन डेप्यूटेशन टू BIS, SEBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। सो कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएगी वहां से। इफ यू डू वेल यू कैन गो इन दीज इंस्टीट्यूशन ऑन डेप्यूटेशन। पोस्ट रिटायरमेंट RBI grade B officer may also get to work with some of the reputed organization like World Bank, IMF and others, right? अगर आपको बीच में भी कभी लगता है कि there are opportunities where you can switch, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ के या फिर काम कर करके, एंड नाउ यू नो हाउ टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, तो यू कैन स्विच इनटू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। ओके, सो वर्क लाइफ बैलेंस है, लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मोस्ट ऑफ देम आर टेकन केयर ऑफ। आपको काम करना है, काम भी वेरी पर्पसफुल है ना, ठीक है। और दूसरा जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट जॉब में हम क्या ढूंढते हैं, दिस इज व्हाट वी सी कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, करियर ग्रोथ होना चाहिए, राइट। सो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन इट ऑफर्स अनपैरेलल्ड जॉब सिक्योरिटी एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशंस। तो ये तो बात हो गई कि आपको क्या क्या पर्क्स मिलने वाले हैं, है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी व्हेन यू आर वर्किंग देयर एज एन RBI ग्रेड B ऑफिसर्स, राइट। नाउ व्हाट इज द एग्जाम।
इसके बाद पता होना चाहिए कि एग्जाम क्या है, कब कब होता है, कैसे कैसे प्रिपरेशन होती है, क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या सिलेबस है, राइट। सो पहले वो समझते हैं एंड देन आई विल टेल यू हाउ वी आर ब्रिंगिंग समथिंग जो आपको हेल्प कर सकता है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम वेरी इफेक्टिवली, राइट। तो चलो पहले देखते हैं क्या है। सो इफ यू सी नोटिफिकेशन रिलीज डेट कब कब है, सो 25 जुलाई, 9th मई, मार्च, जनवरी। सो इट चेंजेस एवरी ईयर, इट इज चेंजिंग, जनवरी से मार्च, मई, जुलाई। तो अभी भी इस साल के लिए नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, बट इट विल अराइव सून, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, फेज 1 और फेज 2 बोला है। इस एग्जाम के एक्चुअली 3 फेज होते हैं, तीनों फेजेस को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट फेज में डेट आप देखोगे सितंबर, जुलाई, मई, वही उसके हिसाब से, एंड देन लुक एट द गैप, सितंबर से अक्टूबर, 1 महीने के अंदर अंदर दोनों फेज हो गए। सिमिलरली यहां पे 9 जुलाई टू 30 जुलाई, विद इन 1 मंथ दोनों फेज कंप्लीट हो जाते हैं। सो दिस एग्जाम इज समवट डिफिकल्ट तो नहीं बोलने वाला, डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी, जैसे जहां पे आपको मेंस के लिए या फेज 2 के लिए टाइम मिलता है, यहां पे यू कांट वेट कि मैं पहले फेज 1 क्लियर करूंगा और फेज 2 के लिए फिर प्रिपरेशन करूंगा, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। सो इट्स बेटर कि आप प्रिपेयर करो दोनों फेजेस को माइंड में लेके, एंड यू कैन सी कि अभी लास्ट टाइम 25 जुलाई को नोटिफिकेशन आया, 8 सितंबर को फेज 1 हुआ, रिजल्ट आ गया, फिर फेज 2 उन्होंने 19 अक्टूबर को करा दिया। तो फेज 2 क्या होता है, फेज 1 क्या होता है, वो हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। एंड दिस ईयर वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, ओके। चलो, so what are the qualification you need if you want to apply for the exam? So basically eligibility क्या है, educational qualification क्या होनी चाहिए, graduation with minimum of 60% marks and 50% for ST, SC and PWBD candidates, okay। so 60% minimum क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन में आपका इतना परसेंटेज तो होना ही चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम ऑफ 55%, ओके। What is the age limit? As per RBI grade B 25 eligibility, the minimum age should be 21 years and the maximum age should be 30 years. And जो भी extension है based on the categories, those are applicable here also. ठीक है? So minimum age is 21 years and maximum age is 30 years for you to apply. Next, सब पता चल गया, एलिजिबिलिटी का पता चल गया, एग्जाम कब होती है वो सब हो गया। नाउ एग्जाम में है क्या? सो एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। व्हाट आर दीज फेज? फेज 1 में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सिंगल पेपर, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स, 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, ओके। और सिंगल पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन में काम होते हैं मार्क्स, वो होते हैं इंटरव्यू एंड फेज 2। दिस इज क्वालिफाइंग के फर्स्ट आप जब कट ऑफ आती है, फेज 2 कितने लोग क्वालिफाई किए, उसके लिए पेपर 1 का यूज होता है, राइट। तो अभी दूसरा पेपर क्या होता है? फेज 2 में देयर आर 3 पेपर्स, ओके, 5 hour 30 minutes, ओके। इसमें भी एक होता है 130 एंड 2 होते हैं 2 hours के, एक ही दिन में तीनों पेपर हो जाते हैं, राइट। उसमें भी दोनों तरह की टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं, टोटल 300 मार्क्स। तो ये फेज 1 फेज 2 इनका सिलेबस क्या है और इनमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन लास्ट स्टेज इज इंटरव्यू विद 75 मार्क्स, ओके। यहां पे वही है पर्सनैलिटी टेस्ट, आपसे सारा डिस्कशन होगा वंस यू क्लियर दी फेज 2। सो अभी एक एक करके देखते हैं कि फेज 1 में क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, फेज 2 क्या है, उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, एंड देन फेज 3। चलो, सो देखो, फेज 1 इज दिस। फेज 1 क्या था? ऑब्जेक्टिव पेपर था, 200 मार्क्स, 2 hours। एंड व्हाट आर दी सेक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज होंगे, ओके। व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स? जनरल अवेयरनेस, योर जीके। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आएगा स्टैटिक पार्ट पूरा, प्लस करंट अफेयर्स एंड देन बैंकिंग अवेयरनेस। क्या क्या इंस्टीट्यूशन होते हैं, है ना, क्या क्या टूल्स होते हैं टू कंट्रोल inflation, right? Repo, reverse repo, SLR, all these things are covered here in banking awareness. उसके बाद English language में comprehension, jumbled, right? These types of questions are asked in English. And last, quantitative aptitude and reasoning ability.
राइट। तो ये वाला जो सेक्शन है ये मैं कवर करने वाला हूं, जहां पे वी विल डिस्कस इन डिटेल के आरबीआई के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, क्वांट यानी मैथ्स एंड योर रीजनिंग, राइट। अभी मार्किंग स्कीम क्या होता है? द मार्किंग स्कीम इज 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो ये होता क्या है? +1 माइनस 0.25 ये स्कीम चलती है। देयर आर 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस होते हैं। अभी 200 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फेज 1 में, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ्स अप्लाई। तो ये 4 सेक्शंस है, चारों के सेक्शनल कट ऑफ्स भी होते हैं। ओवरऑल कट ऑफ तो आपका जो लिस्ट बनने वाली है वो है ही, ठीक है। नाउ अगर 2 या 3 शिफ्ट में होगा तो इक्वी परसेंटाइल मेथड से आपका परसेंटाइल कैलकुलेशन होगा, लिस्ट उसके हिसाब से बनेगी। ये होता क्या है? सपोज आप 2 शिफ्ट में पेपर करवा रहे हो, तो फर्स्ट पेपर में क्या हुआ? इजी पेपर आया। सो 90 परसेंटाइल जिसके आ रहे हैं, मतलब जो 90% ऑफ द स्टूडेंट से अच्छा है, वो स्कोर कर रहा है 80, इजी पेपर था। और दूसरे में 90 परसेंटाइल जो स्कोर कर रहा है उसके मार्क्स आ रहे हैं 60। तो मार्क्स में तो बहुत डिफरेंस है ना, बट अमंग द स्टूडेंट्स दे आर रैंकिंग एट के 90% ऑफ द स्टूडेंट से अच्छे हैं। सो वहां पे फर्स्ट शिफ्ट का 80 और सेकंड शिफ्ट का 60 को सेम मानेंगे, उसको मार्क्स को सेम करने के लिए कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे और उनका परसेंटाइल सेम करेंगे। तो वो मेथड जो होता है वो बोलते हैं हम इक्वी परसेंटाइल मेथड, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स ओनली इफ द सेक्शनल मिनिमम मार्क्स आर क्वालिफाइड, ठीक है। अब इसमें जो कट ऑफ होता है दैट इज वेरी डिफरेंट। क्यों? किसी किसी साल वो हुआ है 66, 68, फिर वो चला गया 109, फिर वो चला गया 120। सो ऐसा नहीं है कि 200 में से कुछ एक ही रेंज में रहता है, पेपर डिपेंडेंट है। बहुत बार कट ऑफ बहुत कम जाता है एंड बहुत बार कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। सो इट चेंजेस ईयर बाय ईयर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ईच सेक्शन के लिए आपको कितना कितना टाइम मिलने वाला है, ओके। सो 120 मिनट्स में देखो, आप ये देखोगे इंग्लिश 30, जीके 80। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो आपका वैसे ही सॉर्टेड है ना। यूपीएससी में जो प्रिपेयर कर रहा है पहले उसके लिए बता रहा हूं, एंड देन दी कॉमन। सो ये आपका सॉर्टेड है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी आप सीसैट के लिए सॉल्व करते हो। लेकिन वहां पे क्या होता है, सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, वहां पे सिर्फ आपका फोकस होता है 66 मार्क्स लाना। बट यहाँ पे द क्वेश्चंस आर ऑफ गुड टू गुड लेवल, राइट। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे सॉल्व करने होते हैं। कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं आरबीआई में। सो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन द बेसिक्स आर सेम जो आप वहां पढ़ते हो, राइट। सो ऑल दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे रीजनिंग में 60 मार्क्स, 60 एंड क्वांट 30। तो आप बोलते भी हो कि रीजनिंग ज्यादा इजी लगता है लोगों को, राइट, क्वांट से। तो इफ यू फीड के रीजनिंग इजी है तो आप देखोगे कि रीजनिंग का सेक्शन भी ज्यादा है, मैथ्स कम पूछते हैं एंड रीजनिंग ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो 30 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मिनट्स मिलते हैं, फिर 25 मिनट्स 60 के लिए 45 एंड लास्ट में 80 के लिए 25 मिनट्स। इन टोटल यू विल गेट 120 मिनट्स एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट सेक्शन। इंग्लिश में न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या है, सारा आपका नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, राइट। SICI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे बहुत, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। सिमिलरली रीजनिंग में आप रैंकिंग ऑर्डर, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, राइट, वर्ड रिलेटेड कोडिंग, डिकोडिंग, फिर सीरीज हो गया हमारा, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। तो ऑल दीज टॉपिक्स कम अंडर रीजनिंग, ओके। जीके में मैंने आपको बताया स्टैटिक पार्ट आपका है, राइट, करंट अफेयर्स है एंड देन दी बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये आपका जो फेज 1 है इसमें आपको ये सब चीजें पढ़नी होती है, ओके। चलो नेक्स्ट इज दी फेज 2। अब फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। देयर आर 3 पेपर्स, ओके, 100, 100, 100, 300 के। दिस इज फॉर 1 hour 30 minutes। इफ यू सी दिस, यहां पे 30 मिनट्स और 30 मिनट्स ऐड हो जाते हैं बिकॉज एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। दोनों 50-50 के होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी 50 का होता है एंड सब्जेक्टिव भी 50 का होता है। आपको यहां टाइम ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि आपको ये आंसर्स टाइप करने होते हैं, ओके। सो इसमें
टाइपिंग का भी यूज है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप जल्दी जल्दी आंसर कर पाओगे, राइट। सो आपको ये पेपर के आंसर्स टाइप करके इनपुट देने होते हैं। सो जो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस आते हैं 6, आउट ऑफ देम यू हैव टू अटेम्प्ट 4, 2 आर ऑफ 15 मार्क्स एंड 2 आर ऑफ 10 मार्क्स। सो फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर सेम टाइप का ही उनका पैटर्न होता है, दोनों में ऑब्जेक्टिव सेक्शंस भी हैं और दोनों में डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस भी हैं, एंड आपको दोनों में ही 2-2 घंटे मिलने वाले। अभी टॉपिक्स क्या है, फर्स्ट में आपने देखा फेज 1 में 4 टॉपिक्स थे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। यहां पे यू विल हैव 3 पेपर्स, एक तो आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश राइटिंग, इसमें आपको ऐसे, प्रिसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर काम करना है, एसेज लिखने होंगे, प्रिसी समरीज लिखनी होगी, एंड दी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका जो होता है। बाकी 2 जो पेपर हैं, अगर आप यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हो ऑलरेडी तो यू नो दिस, ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, राइट। तो ये एक पार्ट है, मेजर पार्ट, एक पेपर तो आपका ये हो गया, एंड दूसरा हो गया फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अगर आपको कल को जाके आरबीआई में काम करना है तो यू शुड नीड फाइनेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसके टूल्स क्या होते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ऑन विच यू विल बिल्ड, राइट। सो दीज आर दी 3 मेन पेपर्स, ठीक है। एंड लास्ट में इंटरव्यू जो मैंने आपको बताया 75 मार्क्स, राइट, ओके। अभी व्हाट इज द सिलेबस, जो आपका पेपर 1 होने वाला है फेज 2 में, उसका सिलेबस क्या है। सो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जो मेन पार्ट है, दोज आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ कैन वी टैकल दोज, इंडियन इकोनॉमी के स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम्स है, क्या टूल्स है, और क्या क्या करंट सिचुएशन में हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ वी लिव इन अ ग्लोबलाइज सोसाइटी। करंट में आप देखोगे तो थोड़ी चीजें चेंज हो रही है, टैरिफ्स की वजह से एंटी ग्लोबलाइजेशन चालू हो गया है। मैं अगर 5 बढ़ा रहा हूं तो आप 10 बढ़ा रहे हो, फिर मैं 15 बढ़ा रहा हूं। जो हमने पहले एक सिंगल एंटिटी बनाने का ट्राई किया था उससे अपोजिट हो रहा है, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड नाउ। इंडिया की इकोनॉमिक्स इन इटसेल्फ काम नहीं कर सकती, इट इज इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में कुछ चीजें होंगी तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट आएंगे, राइट। सो वो जो रिलेशन है वो भी, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हाउ कैन वी टैकल दोस, ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ओके। आप इसको अगर और डिवाइड करना चाहो छोटे छोटे पार्ट्स में, तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी एंड ऑल, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर के वी आर ग्रोइंग और नॉट, राइट। पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मेजर रिफॉर्म्स टेकन बाय इंडिया इन 1991, इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, मॉनेटरी, फिस्कल, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, क्या क्या पॉलिसी है इंडिया की, पहले क्या थी, व्हाट आर द चेंजेस व्हिच टुक प्लेस, व्हाई दोस चेंजेस टुक प्लेस, राइट। मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, रोल ऑफ आरबीआई, बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको करना है तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके। पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर, सेक्टर वाइज हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की किस किस सेक्टर में, ऑल दीज थिंग्स, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल कॉर्पोरेशन, वही सेम चीज, इंटरनेशनल एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी से कनेक्शन एंड ऑल, राइट। मल्टीकल्चरलिज्म, demography, urbanization, gender issue and social justice. So these are the parts of ESI, economic and social issues of the country. तो एक पार्ट तो ये, एक पेपर तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा इंग्लिश वाले में प्रिसीज है, कॉम्प्रिहेंशंस है एंड आपका एसेज है, ठीक है। अभी जो थर्ड पेपर होता है, यहां पे तो आपको ये मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या होने वाला है। थर्ड पेपर जो है, दोज आर फाइनेंशियल सिस्टम रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड एंड जनरल फाइनेंस टॉपिक। सो दिस इज थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि फाइनेंसेस के बारे में आपको टेक्निकल टर्म्स भी होंगे, शीट्स कैसे होते हैं, बैलेंसेस कैसे होते हैं, पीएनएल, कैश फ्लो, रेशियोज, राइट। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यू शुड नो, इन्फ्लेशन, राइट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फॉरेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं, इक्विटी मार्केट्स क्या होते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड डिजिटल पेमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स। ऑल्सो आप इंस्टीट्यूट आरबीआई में काम करने जा रहे हो तो और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, हाउ दीज थिंग्स इंटीग्रेट आरबीआई फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सिम बैंक, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स। सो ये आपका पेपर होगा फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फेज 2 में पेपर 3। तो आपका सिलेबस ये होने वाला है, ओके, ठीक है। सो नाउ हमने ये देख लिया है कि पेपर है क्या,
what you can get out of it, आपको क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है एज अ करियर, एंड हाउ आर द एग्जाम कंडक्टेड, कैसे कैसे फेजेस में होता है, एंड व्हाट इज द सिलेबस. Now, how we at PW are bringing something जिससे आपकी इसकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो सकती है, एंड नॉट जस्ट RBI ग्रेड बी, वी आर कमिंग अप विथ समथिंग जिसमें एक ही प्रोग्राम से यू कैन टारगेट 4 सच एग्जाम्स. क्या क्या वो एग्जाम्स है? सो यू कैन टारगेट UPSC CAPF, राइट? You can target NABARD, you can target EPFO, and you can target RBI grade B. And now it's and just at a cost of 6,000 rupees. Now अभी ये जो प्रोग्राम है इसमें ऐसे नहीं है कि आपको एक कॉमन डेटा दे दिया, कोई एग्जाम स्पेसिफिक चीजें नहीं है एंड यू आर ऑन योर ओन कि आपको सब कुछ फिगर आउट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको ये जो प्रोग्राम है इसमें चीजें इस तरीके से मिलने वाली है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है कि क्या पढ़ें, ओवरलैपिंग चीजों को कैसे एक जगह लेके आए, राइट, और बार बार सेम चीज में पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, कैसे हम टाइम सेव करें और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है. सो हमने क्या किया है, इन चारों एग्जाम्स को एनालाइज करके वी हैव कम अप विद अ प्लान जहां पे जो कॉमन चीजें हैं इन चारों चीजों में, चारों पेपर्स में, वो आप एक साथ पढ़ सकते हो, एंड द थिंग्स विच आर डिफरेंट इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्स वो आप अलग अलग जाके अलग अलग पढ़ सकते हो. ठीक है. सिमिलरली जैसे कि जो सेक्शन मैं लेने वाला हूं इसमें विच इज रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. ठीक है. तो अभी चारों ही एग्जाम है जहां पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड आता है. ठीक है. आपका सीसेट की तरह नहीं है, यहाँ पे मार्क्स भी स्कोर करना है, राइट. सो अभी क्या है, RBI ग्रेड बी और NABARD, इनका लेवल ऑलमोस्ट सेम है, इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी सेम है, इनमें क्वेश्चन जो आते हैं 5 ऑप्शंस के साथ आते हैं. ओके. अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, राइट. सिमिलरली CAPF और EPFO. सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने सिर्फ, मैं अभी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का आपको बता रहा हूं, सिमिलरली बाकी सेक्शंस में भी इसी तरीके की चीजें की गई है. तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. फर्स्ट आपको होगा कॉन्सेप्ट वीडियो. उसमें क्या होगा, बेसिक्स तो सबके सेम है, अब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में फॉर्मूला तो सबके लिए सेम ही है ना. सो वो आप कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखोगे. उसके बाद इजियर क्वेश्चंस कौन से, UPSC CAPF और EPFO वाले. CAPF EPFO के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट वीडियो. कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम होता है, उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं ना. तो बिकॉज ये सारे एग्जाम्स का लेवल डिफरेंट है, इसीलिए आपको CAPF EPFO के लिए अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड NABARD और RBI ग्रेड बी के लिए अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे. दीज विल बी टफर ऑब्वियसली, जैसा एग्जाम होगा उसके एक्सपेक्टेशन जो है उसके हिसाब से होगा, राइट. तो आपको अलग अलग प्रैक्टिस मिलेगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलेंगे. सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद डायरेक्टली RBI के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन पे जा सकते हो. इफ यू वांट टू ट्राई एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर CAPF EPFO, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा, राइट. सो ईच एंड एवरी एग्जाम स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, उसी के हिसाब से वीडियोस भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और वो आपको डिटेल में अलग अलग स्केड्यूल, राइट, टाइम टेबल, सारे टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी होगा उसके साथ मिलने वाला है. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स, पहले तो क्या क्या ऑफरिंग्स है, क्या क्या मिलने वाला है आपको इसमें, राइट. सो एग्जाम स्पेसिफिक रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको बता दिया कि इट इज नॉट लाइक कि एक बार रिकॉर्ड करके सारी की सारी चीजें डाल दी है एंड नाउ इट इज योर टास्क टू फिगर आउट किसके लिए मेरे को क्या पढ़ना है. नॉट लाइक दैट. हर एग्जाम के लिए आपको अलग अलग स्केड्यूल मिल रहा है, हर एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बैचेस में आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, और एक ही बैच से आप 4 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट. इफ यू वांट कि बैंकिंग वाले एग्जाम्स के लिए अलग से किसी को प्रिपेयर करना है, वेल एंड गुड. अगर आप एक UPSC स्टूडेंट हो, आपका ऑलरेडी एक बेस है, राइट. आप CSET की वजह से रीजनिंग और एप्टीट्यूड जानते हो, आप GS का नॉलेज आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है. सो दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन. कुछ ही टॉपिक होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, वो आप यहां से कवर कर सकते हो. आपका बेस ऑलरेडी बन चुका है एंड यू आर गुड टू गो. आप और 4 एग्जाम्स दे सकते हो, राइट. इवन इफ यू डोंट वांट टू गो, एक एग्जाम देने में कभी भी बुराई नहीं होती, राइट. वो एक प्रोसेस है. सपोज आप RBI ग्रेड बी का एग्जाम देते हो, आप फेज 1 फेज 2 क्लियर करके इंटरव्यू देते हो, तो दैट एड्स टू योर एक्सपीरियंस, राइट, कि वो एक्सपीरियंस में ऐड होता है. जैसे कि सपोज आई स्कोर गुड इन कैट एवरी ईयर, ठीक है, बट मैं परसेंटाइल लेके इंटरव्यूज देता हूं हर बार. मैं अभी तक कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, क्यों?
दैट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हर साल मुझे 5 से 7 इंस्टीट्यूट में जाके, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, राइट। आई गेट टू स्पेंड वेरी गुड 20 मिनट्स विथ वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, राइट। आप IIMs के प्रोफेसर्स के साथ बैठते हो 20-25 मिनट, उस डिस्कशन से कुछ ना कुछ मिलता है, राइट। तो इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स जितने भी दे सकते हो देने ही चाहिए, राइट। इंटीग्रेटेड सिलेबस अप्रोच, ये मैंने आपको बताया, जहां पे चारों एग्जाम में कुछ कॉमन चीजें हैं, दोज आर कवर्ड एट वंस, ताकि आपको अलग अलग 4 बार जाके चेक कवर ना करना पड़े। कॉमन टॉपिक्स कवर्ड टुगेदर, एक्सक्लूसिव टॉपिक कवर्ड सेपरेटली एज डिस्कस्ड, राइट। फोकस्ड रिवीजन क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच एग्जाम बिफोर द एग्जाम। जैसे अभी नोटिफिकेशन आएगा, अभी RBI के लिए जो जो कंटेंट है ऑलरेडी डलने लग गया है बैचेस में, राइट। सो आप वहां से जाके देखोगे कि आपको ऑलरेडी रीजनिंग क्वांट वगैरह के लिए वीडियोस मिलने लग जाएंगे। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी, एंड जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको रिविजन क्लासेस भी मिलेगी। प्रैक्टिस टेस्ट एग्जाम स्पेसिफिक है ना, कि हर एग्जाम के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस टेस्ट। PYQ एनालिसिस, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम को कैच करने के लिए उसका मेन आइडिया क्या है समझने के लिए आपको PYQ एनालिसिस करना पड़ता है, तभी आप समझ पाओगे कि इस एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मेरी लेवल एग्जाम प्रिपरेशन को मेरे को किस लेवल तक लेके जाना है, राइट। उसके बाद एग्जाम स्ट्रेटेजी सेशंस, जैसे स्पेसिफिकली एक एक वीडियो आते जाएंगे। जैसे दिस वीडियो में आपको पता तो चला कि RBI का एग्जाम किस किस फेज में होता है, क्या क्या सिलेबस है, राइट। तो सिमिलरली इसके बाद स्पेसिफिकली सपोज क्वांट में क्या करना चाहिए आपको, कैसे अप्लाई करना है, वहां पे क्या क्या सीखना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से वाले क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना है, राइट। सो वो भी आपको मिलने वाला है। एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि आपका GS वाली चीज भी है, सो आपको करंट अफेयर्स भी इसमें मिलने वाला है। ओके, सो व्हाट इज दिस कोर्स अबाउट, राइट। और आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है बता दिया, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट। सो इट सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स। अगर आप UPSC की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, तो आपका बेस ऑलरेडी बन चुका है फॉर दीज एग्जाम्स। जैसे अभी RBI में आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, आपको कुछ अच्छे लेवल के रीजनिंग क्वांट के क्वेश्चंस करने, इंग्लिश को थोड़ा ठीक करना है, राइट। GS वाला फर्स्ट फेज आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड फेज में ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आपका कवर्ड है, इंग्लिश, ऐसे राइटिंग आपको सब आता है। आपको सिर्फ पेपर 3 जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, राइट, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ के यू कैन कंप्लीट, यू आर गेटिंग रेडी फॉर एन कंप्लीट एग्जाम, राइट। तो saves times and efforts. UPSC aspirants are already 60-70% prepared. Learn at your own pace with structure, to the point lectures. Recorded videos मिलेंगे आपको बाद में, शायद इसमें लाइव सेशंस भी हो, जैसे कि स्ट्रेटेजी वाइज या फिर रिवीजन सेशंस, ठीक है। वो जैसे जैसे टाइम आएगा आपको बैचेस में अनाउंसमेंट होती रहेगी। सो यू कैन लर्न एट योर ओन पेस, ओके। अफोर्डेबल, गेट 4 एग्जाम्स एट द कॉस्ट ऑफ 1। आप NABARD को टारगेट कर सकते हो, आप RBI ग्रेड B को टारगेट कर सकते हो, आप CAPF एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, और 4th एग्जाम आप EPFO को भी इसी कोर्स से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट बैकअप स्ट्रेटेजी, या तो ये किसी की फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, या फिर इफ यू आर ए UPSC स्टूडेंट दिस कैन बी अ स्मार्ट बैकअप स्ट्रेटेजी। स्मार्ट क्यों? क्योंकि यू हैव ऑलरेडी पुट इन सो मच एफर्ट एंड यू आर प्रिपेयर्ड 60-70%। जो बाकी का 20-30% है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बैच, राइट, एंड यू कैन सिक्योर मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज विदाउट एक्स्ट्रा बर्डन। आपकी जो प्रिपरेशन है उसके साथ काफी कुछ अलाइंड है ऑलरेडी, सो आपको ज्यादा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ओके। एंड परफेक्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ स्विचिंग, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि यार अभी मैं जॉब कर रहा हूं, उसमें मेरे को मजा नहीं आ रहा है, राइट। तो दीज कैन बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, जहां पे आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन विद टाइम करके आप इन एग्जाम्स को देके निकाल सकते हैं, ओके। 100% फ्लेक्सिबल लर्निंग। सो दिस इज आवर मोटो, राइट, के 1 बैच 4 गवर्नमेंट एग्जाम्स, बी एग्जाम रेडी, राइट। सो आई होप you find this video helpful. आपको समझ में आया होगा RBI ग्रेड B एग्जाम क्या है, क्या सिलेबस है, क्या फेजेस हैं, क्यों इतनी अच्छी जॉब मानी जाती है, राइट। और उसके बाद हाउ कैन वी हेल्प, एंड आई विल बी टेकिंग द एप्टीट्यूड पूरा एंड रीजनिंग सेक्शन ऑफ दिस बैच, राइट। तो वहां पे इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी विल सॉर्ट आउट, ओके।
So chalo, take care of yourself, right? Keep studying and keep trying to get better every day. Okay, chalo, bye bye. Thank you very much.